एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की फिल्म टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। यह टेस्ट नंबर आपका 160 है। 159 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्लेलिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफी फायदा मिलेगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप लोग वीडियो को आजकल देखना बहुत कम कर दिए हो और शेयर करना भी कम कर दिए हैं। तो जो लोग भी देख रहे हैं वीडियो को, अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के प्रमुख पर्वतों में हिंद चीन का सबसे ऊंचा पर्वत निम्नलिखित में से कौन सा है? सारामती शिखर, फैनसीपान पर्वत, थ्यानशान पर्वत, स्टालिन पर्वत। देखिए, पूछा जा रहा है कि एशिया के प्रमुख पर्वतों में से हिंद चीन का सबसे ऊंचा पर्वत इनमें से कौन सा है? तो हिंद चीन का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो इसमें से है आपका ये फैनसीपान पर्वत। देखिए, अगर हम बात करें सारामती शिखर की, ठीक है, तो ये म्यांमार का सबसे ऊंचा पर्वत है। ये सारामती शिखर कहाँ का ये पर्वत है? तो ये म्यांमार का सबसे ऊंचा पर्वत है। और थ्यानशान पर्वत की अगर हम बात करें तो ये भी चीन में है और चीन का ये सबसे प्रमुख पर्वत है, लेकिन हिंद चीन वाला जो है कि आपका फैनसीपान पर्वत है। ठीक है, ये भी आपका चीन में है। स्टालिन पर्वत ये कहाँ पे है? तो ये आपका रूस का सबसे ऊंचा पर्वत है। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि हिंद चीन का सबसे ऊंचा पर्वत, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। टाइरेनियम सागर और भूमध्य सागर को निम्नलिखित में से कौन सी जलसंधि जोड़ती है? कर्च जलसंधि, बोनिफेसिया जलसंधि, ओट्रांटो जलसंधि, डार्डानेल्स जलसंधि। टाइरेनियन सागर और भूमध्य सागर को निम्नलिखित में से कौन सी जलसंधि जोड़ती है? तो कौन सी जलसंधि जोड़ती है? तो यह जोड़ती है बोनिफेसिया जलसंधि। टाइरेनियन सागर और भूमध्य सागर को यह जोड़ती है। देखिए, जो ये बोनिफेसिया जलसंधि है, ये तो इसको जोड़ती है, टाइरेनियन सागर और भूमध्य सागर को, लेकिन अलग किसको करती है? तो ये अलग करती है इटली के सर्डिनिया और फ्रांस के जो कोर्सिका द्वीप है, उसको जो है कि ये अलग करती है। कर्च जलसंधि की अगर हम बात करें तो ये यूक्रेन के कर्च और रूस को अलग करती है, लेकिन अजोव सागर और काला सागर को ये जोड़ती है। ठीक है। ओट्रांटो जलसंधि की हम बात करें तो ये इटली और बाल्कन प्रायद्वीप को अलग करती है। और डार्डानेल्स जलसंधि की बात करें हम तो ये मरमरा सागर और एजियन सागर को जोड़ती है, और बाल्कन प्रायद्वीप और अनातोलिया प्रायद्वीप इसको जो है कि अलग करती है। निम्नलिखित में से किस शासक ने जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण करवाया था? रुद्रदामन, खारवेल, कनिष्ठ, मिनांडर। पूछा जा रहा है कि कौन सा शासक जो है कि जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण करवाया था? तो कौन सा शासक था? तो वो शासक था आपका रुद्रदामन। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए, संस्कृत काव्य शैली को ये पहला नमूना है कौन सा? रुद्रदामन द्वारा निर्मित कठियावाड़, ये जो जूनागढ़ में है ये, ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख, कठियावाड़ का जूनागढ़ जो अभिलेख है ना, ये जो है कि आपका संस्कृत काव्य शैली का ये पहला नमूना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से वह जैन आचार्य कौन था जो 2 वर्ष तक मुगल दरबार में रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया? हरिविजय सूरी, उमा स्वाति, जीनचंद सूरी, हेमचंद्र। पूछा जा रहा है कि वह जैन आचार्य कौन सा था जिसको 2 वर्ष तक मुगल दरबार में रहा ये, और इसको जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित भी किया गया। तो कौन था? तो वो थे हरिविजय सूरी। देखिए, जैन गुरु हरिविजय सूरी, इनको जो है कि अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी और उनके प्रभाव से पशुबद्ध निषेध कर दिया था। और इन सब सारी चीज़ों का उल्लेख जो कि हरिविजय सूरी के रचित है इनका हीरा काव्यम, उसमें मिलता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। निम्न कथनों को पढ़कर कोट के अनुसार सही उत्तर कर चयन कीजिए। हाउ टू पे फॉर वार पुस्तक के लेखक किन्स हैं? दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। देखिए, इसमें से सही उत्तर का चयन करना है आपको। ठीक है, तो देखिए, हाउ टू फॉर
वार, हाउ टू पे फॉर वार। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक किन्स है। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की पुस्तक है ये। देखिए किन्स की एक और प्रसिद्ध पुस्तक है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, तो उसको भी आप लोग याद रखिएगा। ये पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन कि 1 और 2 दोनों सही है। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो यह किया गया था आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 में एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। देखिए इस संघ का जो निर्माण है ना, वो तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांत, चीफ कमिश्नर प्रांतों और जो देसी रियासतें थी, ठीक है, ये मिल करके होना था इसका स्थापना निर्माण। ठीक है, लेकिन यह व्यवस्था जो है कि लागू नहीं की जा सकी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत प्रशासन में महिलाओं की अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी थी? चालुक्य, चोल, कलचुरी, प्रतिहार। पूछा जा रहा है कि किसके अंतर्गत प्रशासन में महिलाओं की अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी थी? तो यह थी चालुक्य। देखिए चालुक्य के बारे में अगर हम बात करें तो इसके शासक में अनेक स्त्री गवर्नर और पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। ठीक है, देखिए चालुक्य वंश में एक महिला थी विजय भट्टारिका। ठीक है, इन्होंने जो है कि 7वीं शताब्दी में शासन किया था। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सर्वप्रथम राज्य कौन था? अवध, हैदराबाद, सारा, मैसूर। सहायक संधि, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सर्वप्रथम राज्य कौन था? तो वो था आपका हैदराबाद। देखिए सहायक संधि है क्या, इसके बारे में अगर बात करें हम तो भारतीय उपमहाद्वीप में लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में अंग्रेजी जो राज्य था उसके विस्तार के लिए सहायक का संधि का प्रयोग किया। देखिए इसमें क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और जो भारत की रियासतें थी, इनके बीच जो है कि ये सहायक संधि हुई थी। ठीक है, जिसमें सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय जो था वो था हैदराबाद का निजाम थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। दी प्रीसेप्ट ऑफ जेसस नामक शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? राजा राम मोहन राय, विलियम कैरे, लॉर्ड मैकाले, मोहम्मद कासिम ननौती। दी प्रिंसेप्ट ऑफ जेसस, इसके शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं राजा राम मोहन राय। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए 1820 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने दी प्रीसेप्ट ऑफ जेसस इस पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, अगर हम राजा राम मोहन राय के बारे में बात करें तो ये जो है कि भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। देखिए इनके द्वारा बहुत सारे काम किए गए, बाल विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, कर्मकांड, जो पर्दा प्रथा थी, इन सब चीज़ों का विरोध किया गया इनके द्वारा। ठीक है, और इनके द्वारा ही ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दिया गया है। देखिए सेरीकल्चर फूलों का उत्पादन, एपी कल्चर मत्स्य पालन, पीसी कल्चर रेशम कीट पालन, फ्लोरिकल्चर मधुमक्खी पालन। देखिए सेरीकल्चर, अगर सेरीकल्चर की हम बात करें तो रेशम कीट पालन को हम क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद से एपी कल्चर, ये जो है कि मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहा जाता है। पीसी कल्चर ये मत्स्य पालन को कहा जाता है और फ्लोरिकल्चर जो है कि फूलों का उत्पादन को कहा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 3421। 3421 कौन सा है? तो ये ए ऑप्शन आपका सही है। ध्वनि की चाल के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। ध्वनि की चाल माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है। माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल घट जाती है। यदि ताप स्थिर रहे तो दाब का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सभी कथन असत्य हैं। देखिए ध्वनि की चाल के संदर्भ में बात की जा रही है, इसमें से आपको बताना है असत्य कथन। ठीक है,
ध्वनि की चाल माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही बात है कि ध्वनि की जो चाल होती है वो माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है। ठीक है, माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल घट जाती है। देखिए, माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल घट नहीं जाती है, ध्वनि की चाल क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो यह आपका गलत है। और यदि ताप स्थिर रहे तो दाब का ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि असत्य कथन कौन सा है, तो असत्य है आपका कौन सा, तो ये बी वाला ऑप्शन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब की गई थी? 15 अगस्त 1956 ईस्वी को, 15 अगस्त 1969 ईस्वी को, 15 अगस्त 1962 ईस्वी को, 15 अगस्त 1963 ईस्वी को। देखिए, इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? तो इसकी स्थापना किया गया था 15 अगस्त 1969 को। देखिए, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय आपका है बेंगलुरु में। देखिए, इसका मेन कार्य क्या है? जो इसरो है हमारे देश की अंतरिक्ष एजेंसी है, इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य ये है कि भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी तकनीकी उपलब्ध कराना। ठीक है, देखिए 15 अगस्त 1969 को जब इसकी स्थापना हुई थी, इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति था उस टाइम पे इसका नाम। ठीक है, देखिए अगर हम इसके बारे में बात करें, एक क्वेश्चन आता है कि भारत का जो पहला उपग्रह था वो कौन था? ठीक है, तो भारत का पहला उपग्रह कौन था? तो वो था आर्यभट्ट था। और आर्यभट्ट जो था ना, वो इसरो के द्वारा नहीं छोड़ा गया था। किसके द्वारा छोड़ा गया था? तो वो छोड़ा गया था सोवियत संघ के द्वारा। कब? 19 अप्रैल 1975 को। जो आर्यभट्ट था उपग्रह, वो 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के द्वारा छोड़ा गया था। देखिए, ऐसा हुआ कि ये 5 दिन बाद जो है कि अंतरिक्ष में जाकर के ये काम करना बंद कर दिया था, लेकिन उस टाइम पे भारत के लिए यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ठीक है, यह हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पेरिस, बर्लिन, वाशिंगटन डीसी, हैदराबाद। नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है आपका वाशिंगटन डीसी में। इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 19 जुलाई 1958 को इसकी स्थापना किया गया था नासा को। ठीक है, देखिए यह क्या काम करता है? तो ये जो है कि संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार की एक शाखा है जो कि देश के सार्वजनिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों व एरोनॉटिक्स व एरोस्पेस संशोधन के लिए ये जिम्मेदार है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। निम्न कथनों को पढ़कर कोड के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान 3 देशों में हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक पूरा स्थल अफगानिस्तान से प्राप्त हुए हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता, इसका विस्तार जो है कि कहाँ कहाँ पे है? तो देखिए, पाकिस्तान में है, भारत में है और अफगानिस्तान में है। 3 देशों में जो है कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है। तो ये आपका सही हो जाएगा। और हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक पूरा स्थल है वो अफगानिस्तान नहीं है, वो है अपना इंडिया। तो इंडिया में जो है कि सर्वाधिक पूरा स्थल है हड़प्पा सभ्यता के। तो ये हो जाएगा आपका गलत। पहला सही है, दूसरा गलत है। इसमें हो जाएगा केवल एक सही है। लोथल के संबंध में, एक मिनट, हाँ, लोथल के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर कर चयन कीजिए। लोथल को लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल नगर के पश्चिम में दुर्ग क्षेत्र एवं पूरब में निचला नगर है। लोथल कहाँ पे है? ये पड़ता है आपका गुजरात में। लोथल को लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। बिल्कुल सही है कि लोथल को लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। और लोथल नगर के पश्चिम में दुर्ग क्षेत्र है और पूरब में जो है कि निचला नगर है। ये भी आपका सही है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? ये सी ऑप्शन। 1 और 2 दोनों सही है। उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासन के दौरान संयुक्त प्रांत आगरा व अवध के रूप में स्थापित किया गया था। ब्रिटिश शासन काल में इसे यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, जो कि 1947 में बदल करके उत्तर प्रदेश किया गया। देखिए, उत्तर प्रदेश के संबंध में बात की जा रही है कि उत्तर प्रदेश 1 अप्रैल 1937 को ब्रिटिश शासन के दौरान संयुक्त प्रांत आगरा व अवध के रूप में
स्थापित किया गया। बिल्कुल सही है कि 1937 को ब्रिटिश शासन के दौरान जो है कि संयुक्त प्रांत आगरा व अवध के रूप में ये स्थापित किया गया था। देखिए जो ब्रिटिश शासन काल है उसमें जो है कि उत्तर प्रदेश को क्या बोला जाता था, तो यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। यूपी को यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था ब्रिटिश शासन काल में, जो कि 1950 में जो है कि इसका नाम बदल करके क्या किया गया, उत्तर प्रदेश किया गया, ना कि 1947 में। तो यूनाइटेड प्रोविंस कब से हुआ, मतलब उत्तर प्रदेश, तो ये हुआ 1950 से। तो देखिए आपका पहला तो सही है, दूसरा क्या है, गलत है। तो इसमें हो जाएगा आपका केवल एक सही है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि निम्नलिखित में से कौन सी घाटी गलीकोंडा, रक्ताकोंडा, सुंकरी मेटा एवं चितामोगोड़ी नामक पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अराकू घाटी, जोहार घाटी, मालना घाटी, धर्मा घाटी। तो इसमें से कौन सी इन सब सारे पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो ये घिरा हुआ है आपका अराकू घाटी। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए अराकू घाटी ये कहाँ पे पड़ता है, तो ये आपका पड़ता है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, विशाखापट्टनम में पड़ता है अराकू घाटी। आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, 2011 से 2016, 2012 से 2017, 2013 से 2018, 2010 से 2015। देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना, इसका टाइम ड्यूरेशन क्या था, ये जो ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए मेरा दूसरा चैनल है श्री जीएस पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री जीएस पॉइंट, और टेलीग्राम का हमारा चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फायदा पहुंच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया, वीडियो देखने के लिए